गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे छायावाद की और आज देखना था छायावाद की शक्ति अर्थात महादेवी वर्मा। छायावाद देख रहे थे और छायावाद में देखना है आज महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आज देखना है। चलिए इनको देखते हैं। पंत जी को देख लिए थे और महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, अगर इनके बारे में देखें कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1907 ईस्वी में कहाँ? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन निधन इनका 1987 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद। गोविंद प्रसाद। और माता का नाम, इनके माता का नाम था हेमरानी देवी। माता का नाम हेमरानी देवी। इनके पति का नाम क्या था? महादेवी वर्मा के पति का नाम, जो यथाकथित पति हैं, वो हैं रूप नारायण वर्मा। रूप नारायण वर्मा ये भागलपुर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, भागलपुर बिहार। ठीक है। विवाह कब हुई थी इनकी? और विवाह के उम्र में अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा की उम्र उस समय बाल्यावस्था की थी और इनका उम्र जो था वो अधेड़ अवस्था का था। कुछ पुस्तकों में तो ये भी मिलता है कि इनसे विवाह तो हो गई थी, लेकिन रूप नारायण वर्मा के पिताश्री और महादेवी वर्मा के दादाश्री में कुछ झड़प हो गई थी, जिस कारण से महादेवी वर्मा जी की बिदागरी ही नहीं हुई थी, अर्थात कभी वो ससुराल गए ही नहीं। ठीक है। कुछ पुस्तकों में ये भी है कि इनका विवाह हुआ और ये अपने पति के साथ अपने ससुराल गई और वहां से जब लौटी तो फिर कभी ससुराल नहीं गई। ठीक है। तो ये किंवदंतियां भी हैं। महादेवी वर्मा का विवाह रूप नारायण वर्मा से हुआ था, किंतु उन्होंने इस विवाह को कभी स्वीकार ही नहीं किया। सच्चाई ये है कि महादेवी वर्मा कभी भी इस विवाह को स्वीकार नहीं की और अनवरत आजीवन अज्ञात प्रेम करते रही, अर्थात ईश्वर से ही भी इनका प्रेम हुआ। इसीलिए इनका एक नाम आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है। ठीक है। तो ये इनका परिचय हो गया। जन्म 1907, निधन 1987। पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी देवी, पति का नाम रूप नारायण। इनके उपनाम देख लीजिए कुछ। इनके उपनाम, महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या हैं? इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा, ये क्या है? तो आधुनिक युग की मीरा है। नंबर 2, वेदना की कवित्री हैं ये। वेदना की कवित्री हैं ये। वेदना की कवित्री हैं। नंबर 3, छायावाद की शक्ति हैं। छायावाद की शक्ति या दुर्गा कह सकते हैं। छायावाद की शक्ति या इनको दुर्गा कहा जा सकता है। छायावाद की शक्ति या दुर्गा है ये। कितने उपनाम हो गए? 3। एक दो उपनाम और लिख लीजिए। 3 हो गया। नंबर 4 में आइए। ये हिंदी के विशाल मंदिर की बीना पानिनी है। ये नाम इनको निराला जी दिए थे। हिंदी के विशाल मंदिर, हिंदी के विशाल मंदिर की
बीना पाणिनि, हिंदी के विशाल मंदिर की बीना पाणिनि है ये, बीना पाणिनि। हिंदी के विशाल मंदिर की बीना पाणिनि किसने कहा था? ये उपनाम इनको किसने दिया? तो निराला ने दिया था। एक उपनाम और लिखिए इनका, 4 हो गया। और एक उपनाम नंबर 5 छा, ये रहस्यवादी कवित्री भी इनको कहा जाता है। रहस्यवादी, रहस्यवादी कवित्री है ये, रहस्यवादी कवित्री। देखो कवि शब्द का स्त्रीलिंग, कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग कवित्री होता है, ठीक है, कवित्री नहीं होता है। इसका स्त्रीलिंग अगर इस तरह से लिखते हैं कवित्री, कवित्री, तो ये गलत शब्द है, ये होता ही नहीं है, कवित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है, ठीक है। तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये रहस्यवादी कवित्री भी रही हैं। स्पष्ट हो गया? तो ये हो गए महादेवी वर्मा जी के उपनाम। अब हम बात करते हैं कि देवी जी की प्रथम कविता कौन सी है। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता, महादेवी वर्मा की प्रथम कविता कौन सी है? तो इनकी प्रथम कविता है दिया। दिया कब की है? दिया 1918 ईस्वी की है। कब है? दिया 1918 ईस्वी की ये कविता है दिया। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जब प्रथम कविता देखें तो प्रथम काव्य संग्रह, इनकी प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? इनकी प्रथम, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संग्रह है निहार। प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? निहार। कब की है? 1930 ईस्वी की है। अच्छा, किस दर्शन में इनको आस्था था? महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन में आस्था रखती थी। जब छायावाद की क्लास शुरू हुई थी उस समय भी आपको सभी कवियों के छायावाद के जो बृहद चतुष्टय हैं उनके दर्शन और उनके सिद्धांत हम बता चुके थे। फिर भी देख लीजिए, महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म में आस्था थी, अर्थात ये बौद्ध धर्म को मानती थी, बौद्ध धर्म में आस्था थी, अर्थात ये किसको मानती थी? बौद्ध धर्म को मानती थी। तो ये तो इनके प्रथम और द्वितीय उपनाम हो गए और ये इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य हो गए। अब हम बात करते हैं इनकी काव्य रचनाओं को, या इनकी अन्य गतिविधि देख लें उसके बाद ही रचनाएं पढ़ाएंगे। थोड़ा सा अन्य गतिविधि देख लीजिए। देखिए महादेवी वर्मा की अन्य गतिविधि, एक बिंदु ये लिख लीजिए, महादेवी वर्मा की अन्य गतिविधियां कि और ये क्या क्या किया अपने जीवन काल में। अन्य गतिविधियां ये भी महत्वपूर्ण है। एक महिला होकर वो भी परिवार का सहारा ना होते ही इतनी उपलब्धि करना, ना इतनी उपलब्धि प्राप्त करना, वैसे ही है जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है और लंका में विभीषण रहता था, है ना। लंका में विभीषण का भी वही हाल है, वही हाल था जो 32 दांत के बीच में जिह्वा की है। चलिए इनकी अन्य गतिविधियां देखते हैं। तो 1932 ईस्वी में महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्राचार्या बनी। क्या बनी? एक नंबर में लिखिए, 1932 में, 1932 ईस्वी में प्रयाग महिला ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की क्या बनी? है प्राचार्या बनी, कि प्राचार्य। एक गतिविधि ये हो गई। 1944 ईस्वी में साहित्य संसद की स्थापना की इन्होंने। 1944 ईस्वी में साहित्य संसद, पूछी जा सकती है प्रश्न, साहित्य 1944 ईस्वी में साहित्य
साहित्यकार संसद था ना, साहित्यकार संसद की स्थापना, साहित्यकार संसद की स्थापना की। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी बनी। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 1932-52 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या बनी। ठीक है। 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना में सहयोग किया। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना में क्या रहा इनका सहयोग रहा, चलिए। 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ, जिसमें 1952 ईस्वी में जो ये प्राचार्य बनी थी, उसमें ये उपकुलपति बन गई थी 1960 में। 54 के बाद नंबर 5, 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति बनी थी। उपकुलपति, देखिए एक उपलब्धि ये भी रही, उपकुलपति रही, एक उपलब्धि ये रही, और एक उपलब्धि और लिख लीजिए। 1964 ईस्वी में रंगवाणी की स्थापना इन्होंने की थी। 1964 ईस्वी में रंगवाणी की स्थापना ये इनकी उपलब्धियां थी। एक महिला होकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना और इतनी यात्राएं जीवन में करना, ये अपने आप में अद्वितीय है। इनके साहित्य को पढ़ेंगे तो पता चलेगा इन्होंने अपने जीवन में इतने दुख, संताप, वेदना, विरह को झेल कर भी इतनी बड़ी उपलब्धि की। और हम लोग छोटी छोटी समस्याओं को ले लेते हैं तो इतना बड़ा टेंशन ले लेते हैं कि लगता है कि पृथ्वी का प्रलय, कयामत आने वाली हो हमारे ऊपर ही। लेकिन देखिए इनके बारे में कहाँ से सफर शुरू किया और कहाँ पहुंचा दी। तो ये इनकी कुछ अन्य गतिविधियां थी। तो महादेवी वर्मा की ये अन्य गतिविधियां हो गई। अब चलते हैं हम लोग इनकी रचनाओं पर। लिखिए महादेवी वर्मा की रचनाएं। पहले इनकी काव्य रचनाओं को देखते हैं, फिर संस्मरण रेखा चित्र को देखेंगे। महादेवी वर्मा की रचनाएं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो नंबर 1 में लिखिए काव्य रचनाएं। नंबर 1 में काव्य रचनाएं। और काव्य रचनाओं में थोड़ा विस्तार से ही समझिए, संक्षिप्तीकरण में मत जाइए। थोड़ा विस्तार से देखिए, संक्षिप्तीकरण में मत जाइए। नंबर 1 में लिखिए निहार। इनकी पहली काव्य पुस्तक है, पहली काव्य संग्रह है निहार। कब की थी? निहार 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, निहार 1930 में। इसमें क्या है? इसमें 47 कविताएं हैं इनकी। कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं हैं। नंबर 1। नंबर 2 में लिखिए रश्मि। नंबर 2 में रश्मि। रश्मि कब की है? ये 1932 ईस्वी की है। 1932 ईस्वी। इसमें क्या है? इसमें इनकी 35 कविताएं हैं। 35 कविताएं हैं। नंबर 3 पर आ जाइए, लिखिए निर्जा। निर्जा का प्रकाशन वर्ष क्या है? निर्जा 1935 ईस्वी की है। और इसमें क्या है? तो इसमें 58 गीत हैं। क्या है? 58 गीत हैं। 58 गीत। निर्जा के निहार, रश्मि, निर्जा के बाद चौथी रचना लिखिए सांध्य गीत। संध्या गीत नहीं है बाबू, सांध्य गीत है। सांध्य गीत। अगर सांध्य गीत की बात करेंगे इसमें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सांध्य गीत 1936 ईस्वी की है।
1936 ईस्वी। इसमें क्या है, तो शांत गीत में 45 गीत हैं। कितने गीत हैं इसमें? 45 गीत हैं। और चलिए अगले पेज में देखते हैं, इतना लिखिए। इनकी काव्य रचना है, काव्य संग्रह देख रहे हैं तो निहार 1930 47 गीत, रश्मि 1932 35 कविताएं हैं, निर्जा 1935 58 गीत हैं, सांध्य गीत 1936 45 गीत हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। सांध्य गीत के बाद यामा आती है और यामा में ये सभी संकलित हैं, ये चारों जो हैं वो यामा में संकलित हैं। चलिए नंबर 5 में लिखिए यामा। नंबर 5 यामा। यामा कब की थी? यामा 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ यामा का। और एक बात याद रखिए, इसमें निहार, रश्मि, सांध्य गीत, निहार, रश्मि या सांध्य गीत, निर्जा में संकलित। कितनी? अगर इनको जोड़ें इसको तो कितना पूरेगा? 185 पूरेगा ना। में संकलित 185 क्या है? 85 कविताओं का संकलन है। कविताओं का संकलन है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यामा 1940 जो है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी कब दिया गया था? ज्ञानपीठ मिला था। कब मिला था? 1982 ईस्वी में। 87 में इनका निधन हुआ था, लेकिन निधन के पूर्व ही उनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1982 में इस रचना के लिए क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आ गई बात समझ में? यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कितनी रचनाएं हो गई? 5। नंबर 6 में लिखिए। नंबर 6 में दीपशिखा। दीपशिखा कब की है? ये 1946 ईस्वी की है। और इसमें क्या है? तो इसमें 51 गीत हैं। क्या है इसमें? 51 गीत हैं। नंबर 7 में आ जाइए सप्तपर्णा। सप्तपर्णा कब की है? ये 1960 ईस्वी की है। 1960 ईस्वी की है। और इसमें क्या है? इसमें वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी मौलिक रचना नहीं है। लिखिए, इसमें वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद है। वेदों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद है। एक बात ये, इसमें वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद है। दूसरी बात, यह मौलिक रचना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया है तो मौलिक रचना तो नहीं होगी। यह मौलिक रचना नहीं है। हो गई बात? चलिए, ये बात हो गई सप्तपर्णा के बारे में। सप्तपर्णा के बाद आगे देखते हैं। सप्तपर्णा हो गया। नंबर 8 में लिखिए हिमालय। देखिए, हिमालय इनकी भी एक काव्य संग्रह है। नंबर 8 हिमालय। और इनकी हिमालय कब की है? इनकी हिमालय है 1963 ईस्वी की। 1963 ईस्वी। इसमें क्या है हिमालय में? इसमें राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन है। राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन है। इसमें राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन है।
नंबर 9, नंबर 9 में संधिनी, नंबर 9 में लिखिए संधिनी। संधिनी कब की है? संधिनी 1965 ईस्वी की है। कब की है? 1965 ईस्वी की है। और इसमें क्या है संधिनी में? इसमें मात्र 85 गीत हैं। क्या है इसमें? 85 गीत हैं। नंबर 10 आयाम, नंबर 10 में आयाम। आयाम का प्रकाशन वर्ष क्या था? ये 1984 ईस्वी की है, 1984 ईस्वी की। और आयाम में क्या है? ब्रज एवं खड़ी बोली की कविताओं का इसमें संकलन है। ब्रज व खड़ी बोली, ब्रज व खड़ी बोली की कविताओं का संकलन, की कविताओं का संकलन है इसमें। ब्रज व खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है आयाम। एक और लिख लीजिए अग्निशिखा। अग्निशिखा, अग्निशिखा की अगर बात करें तो ये कब की है? ये 1990 ईस्वी की है, 1990 ईस्वी। और ये कब प्रकाशित? 1990 यानी निधन के बाद, निधन के बाद, क्योंकि 87 में इनका निधन हो गया था। देखिए, तो ये बात हो गई इनकी काव्य रचनाओं के बारे में। महादेवी वर्मा की सभी काव्य रचनाओं को हम बता चुके हैं। काव्य रचनाएं देखें तो काव्य रचनाएं इनकी कितनी हैं? तो काव्य रचनाएं इनकी टोटल ये 11 काव्य संग्रह है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। देखिए, निहार 1930 इसमें 47 कविताएं हैं। निहार में रहस्यवाद व वेदना से संबंधित कविताएं हैं। किसमें? रहस्यवाद व वेदना, इसमें जो है जो भी कविताएं हैं निहार में वो रहस्यवाद और वेदना से संबंधित कविताएं हैं। ठीक है। रश्मि में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता है। इसमें क्या है? इसमें चिंतन पक्ष की प्रधानता से संबंधित कविताएं हैं। चिंतन पक्ष की प्रधानता, इसमें किसकी प्रधानता है? चिंतन पक्ष की प्रधानता से संबंधित कविताएं हैं। इसमें जीवन जगत, चिंतन पक्ष क्या हुआ? जीवन जगत माया ब्रह्म, इन सभी की बातों की इसमें समीक्षा की गई है। अगर बात करें एक महत्वपूर्ण कविता दीप शिखा की, तो दीप शिखा में बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति है इसमें। क्या है इसमें? बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति। हो गया। तो अलग से लिखने की अपेक्षा यहीं साइड में थोड़ा सा लिख लीजिए। निहार इसमें रहस्यवाद और वेदना से संबंधित कविताओं हैं। रश्मि इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता है, अर्थात जीवन जगत माया ब्रह्म इन सभी बातों से संबंधित कविताओं का इसमें संकलन किया गया है। यामा, यामा क्या थी? ये कुछ अलग रचना नहीं है, बल्कि इसमें निहार रश्मि सांदगीत और निर्जा की जो संकलित कविताएं 185 हुई उसी का संकलन किया गया। और इस रचना के लिए इनको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके काव्य संग्रह की। अब हम देखते हैं इनकी संस्मरण और रेखा चित्र। नेक्स्ट चलिए, संस्मरण और रेखा चित्र। एक में काव्य संग्रह देख लीजिए, नंबर 2 में लिखिए संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण और रेखा चित्र। अगर संस्मरण और रेखा चित्र की बात करें तो संस्मरण और रेखा चित्र में नंबर 1 में लिखिए अतीत के चलचित्र। नंबर 1 अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र कब की है? 1941 ईस्वी की है। और इसमें क्या है? ये क्या है? तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। कैसी रचना है? संस्मरणात्मक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें नंबर 2
चलिए नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 में लिखिए स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं कब की है? 1943 ईस्वी की है। और इसमें क्या है? इसमें भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही है। नंबर 3 में पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के साथी क्या है? ये 1956 ईस्वी की है। और इसमें क्या है? यह सिर्फ संस्मरण है। ये क्या है? सिर्फ संस्मरण है, इसमें रेखा चित्र नहीं है। नंबर 4 मेरा परिवार, मेरा परिवार। हम आगे लिखाते हैं इसमें किसमें क्या है। मेरा परिवार, खाली अभी नाम नाम लिख लीजिए, इसमें क्या है कितना है सब हम लिखाते हैं। मेरा परिवार, मेरा परिवार कब का है? 1972 ईस्वी की है। और ये क्या है? यह भी संस्मरण है। नंबर 5 और अंतिम स्मृति के चित्र, स्मृति के चित्र। स्मृति के चित्र कब की है? ये 1973 ईस्वी की है। और ये क्या है? यह भी सिर्फ संस्मरण है। हो गई बात। अब हम देखते हैं कि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, इन सबों में क्या है। तो पहला है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र में कितने संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? तो 11 हैं। अतीत के चलचित्र में कितने संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? तो 11 हैं। नंबर 1 अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र कब की थी? अभी तुरंत देखे थे। अगर स्मृति के चलचित्र देखें तो स्मृति के चलचित्र में, या ऐसे इसको यहीं कर लीजिए, इसको छोड़िए, स्मृति के चलचित्र। अब स्मृति के चलचित्र में 11 रेखा चित्र हैं। कितने हैं इसमें? 11 रेखा चित्र हैं। उसके बाद स्मृति की रेखाएं, इसमें 7 संस्मरण हैं। और पथ के साथी, पथ के साथी में भी 11 संस्मरण हैं। पथ के साथी में उसके बाद आ जाता है मेरा परिवार। मेरा परिवार में 7 है। और स्मृति के चित्र को रहने दीजिए। तो ये बातें हो गई किनके बारे में? महादेवी वर्मा के बारे में। अब देखिए स्मृति की रेखाएं, इस सब को अगर यहीं पढ़ा दें तो फिर संस्मरण में हम क्या पढ़ाएंगे? संस्मरण में पढ़ाने लायक तो कुछ रहना चाहिए ना। तो वहाँ हम इसको देख लेंगे। तो ये बात हो गई इनके बारे में। अब इनके बारे में तो और तो कुछ रहा नहीं। थोड़ा इनके निबंध संग्रह को देख लीजिए बस। निबंध संग्रह, महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह को देखें तो नंबर 1 श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ कब की है? ये 1942 ईस्वी की है। नंबर 2 छंदा। छंदा, छंदा कब की है? 1956 ईस्वी की है। नंबर 3 साहित्य की, साहित्यकार की आस्था ना, साहित्यकार की आस्था। साहित्यकार की आस्था की बात करें तो साहित्यकार की आस्था कब की है? 1965 ईस्वी की है। नंबर 4, नंबर 4 में संकल्पिता। संकल्पिता, संकल्पिता कब की है? ये 1968 ईस्वी की है। और नंबर 5, नंबर 5 की बात करें तो एक और
भारतीय संस्कृति के स्वर, ये 84 की है। एक और देख लीजिए इनका, भारतीय भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर कब की है? ये 1984 ईस्वी की है, 1984 ईस्वी की है। तो ये हो गए इनके 5 निबंध संग्रह, इनके 5 हो गए महादेव वर्मा के निबंध संग्रह। और इनके निबंध संग्रह भी देख लिए, संस्मरण और रेखाचित्र भी हो गया। इसमें एक चीज की कमी मुझे लग रही है, पढ़ा दें क्या? ये इसमें 11 कौन कौन है, स्मृति की रेखाएं में 7 कौन कौन सा है, लिखा दें आप लोग को कि बाद में देख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गए इनके निबंध संग्रह। इन्होंने 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। विश्ववाणी में सिर्फ इन्होंने केवल युद्ध अंक का चित्रण किया था। साहित्यकार, महिला और चांद, इन 3 पत्रिकाओं का और संपादन किया। इन्होंने टोटल कितने पत्रिकाओं का संपादन किया? तो 4। कौन कौन? चांद, महिला, साहित्यकार और विश्ववाणी। तो इन 4 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था और अन्य गतिविधियां भी इनकी हो गई थी। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लिखाई दिए हैं 84 में। और स्मृति की रेखाओं के लिए इन्हें द्विवेदी पदक भी दिया गया था। और एक रचना इनकी थी निर्जा, निर्जा के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। तो ये बातें हो गई किनके बारे में? महादेवी वर्मा के बारे में हो गई। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में बातें हो गई। महादेव वर्मा को देख लिए। संस्मरण और रेखाचित्र में जैसे मान लीजिए कि अतीत के चलचित्र में 11 संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। तो वो कौन कौन से हैं? रामा, घीसा, बाल विधवा, ये सब इसमें संकलित हैं। बाल विधवा हो गया, बिंदिया हो गया, वैश्या की सतीपत्री हो गई, अपोली हो गई, ये सब इसी में संकलित हैं। तो अभी पढ़ा दें या संस्मरण में पढ़ाएंगे? संस्मरण में, चलो ठीक है, तो उस समय पढ़ लेना इसको। तो इनके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा के बाद अगले साहित्यकार आएंगे निराला जी। पर अंत में प्रसाद जी को पढ़ाएंगे। तो निराला जी, तो निराला जी को हम लोग कल देखते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इनके निबंध संग्रह तक पर्याप्त थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।